बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो रीसेट एग्ज़ाम्स के जो 4 साल 5 साल के पेपर्स हैं वो हम देख रहे हैं। उसके अंदर सीआरपी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो हम एक एक करके देखते जाएंगे। इसमें पहला आ रहा है डिस्क्राइब एनी 4 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो ये बुकिश क्वेश्चन है। अब यूजर्स जो होते हैं वो मेडिकल फील्ड के अंदर भी हैं आपके पास। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि स्टोन जो होता है किडनी स्टोन, उसके रिमूवल के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है। जो बिफोर बर्थ जो बेबी होता है उसकी जेंडर को फाइंड आउट करने के लिए भी बाज़ दफ़ा और डिफरेंट डिजीज के लिए प्रेगनेंसी के अंदर हम अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं उनको यूज करते हैं। दो हो गए, मेडिकल के अंदर हो गया और उधर रिमूवल ऑफ किडनीज के लिए हो गया। अच्छा, मेडिकल के अलावा आप और आगे चलिए। किडनी का स्टोन जो है वो वाइब्रेशन तो नहीं, इसके थ्रू भी होता है, दोनों अच्छा, ये क्रश करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो क्रश कर देते हैं, जब वाइब्रेशन उससे टकराती है तो स्टोन वाइब्रेट करता है तो टूट जाता है, वाइब्रेशन इतनी क्विकली करता है। अच्छा, तीसरा आपके पास ये था कि वो अंडरग्राउंड जो इसके वो होते हैं ऑयल और इसके जो जखीरे होते हैं तेल के और पेट्रोल के, उसको डिटेक्ट करने के लिए उसके हाँ सर्चिंग के लिए यूज होता है। वाटर के अंदर इनसाइड द वाटर शोल ऑफ फिशेस जो कहलाती हैं, मछलियों के होल को मालूम करने के लिए किधर है किधर नहीं, वहां पे। इसके अलावा डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या यूज कर रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स को यूज करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के कई एक यूजेस हो सकते हैं जो आप यहाँ पे लिखे। सिक्योरिटी अलार्म अल्ट्रासाउंड के अंदर नहीं होगा, वो साउंड नहीं आएगी उसमें। इसके लिए ना दूसरी कंट्री से सबमरीन आ रही है। हाँ, उससे हो गई। तो सबमरीन का मतलब ये हो गया कि अंडर वाटर अगर बात की तो अंडर वाटर तो जाहिर बात है कम्युनिकेशन कंप्लीटली अल्ट्रासाउंड के ही थ्रू हो रही होती है, रडार नहीं। रडार किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बात करता है, ये सुनार कहलाता है। अल्ट्रासाउंड जो है ना वो सिस्टम होता है सुनार सिस्टम। ये सुनार सिस्टम साउंड पे काम करता है। और रडार, हाँ अल्ट्रासाउंड और रडार जो होता है वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये बात काम करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सही। तो इसके 4 यूजेस लिखने हैं। तो आप कहाँ कहाँ किन किन फील्ड्स में यूज हो रहे हैं वो आप उसको देखें। उसके अलावा कहीं पे अगर कोई क्लोज्ड पार्ट ब्रेक हुआ हुआ है किसी मशीनरी का, जैसे इसका इंजन, हाँ एयरप्लेन्स के इंजन जो होते हैं उसके कहीं पे अगर कोई चीज क्रैक हुई भी है तो वो उसको हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, इसी से रिलेटेड, ठीक है, यही क्वेश्चन अभी दिया है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड। आपको वेवलेंथ कैलकुलेट, आप जरा भाई जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको वेवलेंथ यानी कि लैम्डा फाइंड आउट करना है, जबकि आपके पास फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। जबकि फ्रीक्वेंसी f जो होती है वो बराबर होती है 1/t, 1 टाइम पीरियड के बराबर। आपने लैम्डा वेवलेंथ या जो कि मेजर्ड इन मीटर्स होती है, आपने इसको फाइंड आउट करना है। ऑफ प्रोड्यूस बाय एक ट्यूनिंग फोर्क है। ट्यूनिंग फोर्क इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको स्ट्राइक करते हैं तो उसके जो लेग्स होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 512 हर्ट्ज। वेयर द स्पीड ऑफ द साउंड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, तो बताओ। वी एफ और लैम्डा में से लैम्डा पूछा गया है, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर होगा, v अपॉन एफ। वेलोसिटी कितनी है, 340 अपॉन एफ कितना है, 512। तो अब आप 340 को 512 से अगर आप डिवाइड करें, 340 डिवाइडेड बाय 512, तो आपके पास 0.66 मीटर्स, ये चूंकि ये दिया हुआ है तो 0.66 मीटर्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो ये आपके पास वेवलेंथ होगी उस वेव की जो कि साउंड वेव की, जो कि क्या कर रही होगी, ट्रैवल कर रही है। हाँ बेटे, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, 1 नंबर का या 2 नंबर का। किसी चीज की डेफिनेशन या टाइप्स पूछी है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, एक का 1 नंबर, एक का 1 नंबर, बहुत आसान आसान से होते हैं, हम तो पता नहीं कहाँ इसको खींच रहे होते हैं, समझे। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। हाँ बेटे, जाग रहे हैं ना। चलें। लाइटनिंग कैन बी, लाइटनिंग जो होती है, जो बिजली चमकती है, कैन बी सीन मच अर्लियर, बहुत पहले देख ली जाती है। वेयर एज द साउंड फ्रॉम द थंडर हियर्ड लेटर, बहुत देर में आवाज सुनाई देती है।
फ्रीक्वेंसी नहीं, स्पीड। स्पीड लाइट की स्पीड जो है, लाइटनिंग की जो स्पीड होगी लाइट की, वो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि साउंड जो होती है उसकी स्पीड अभी आपने देखी थी कितनी होती है, 340। बहुत उम्दा चाय बनाई है, बहुत है, इसलिए कम दिए है? इसलिए कम दिया। आपने पठान के होटल पे चाय पी होगी ना, हमेशा कम होती है, तो तेज बढ़ा है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए इनके दरमियान में डिफरेंस देख रहे हैं, ये तकरीबन 3 लाख मीटर पर सेकेंड है, 3 लाख, और ये जो है ये सिर्फ 340 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कहीं पे लाइटनिंग होगी तो आप अगर यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुई है तो लाइट तो बहुत क्विकली पहुंच जाएगी, लेकिन साउंड बहुत स्लो ट्रेवल करेगी और आप तक बहुत देर में, तो जो गैप आएगा, ये इस गैप की वजह से डिफरेंस आता है। तो इसके अंदर इसका आंसर क्या होगा भाई का, कि द स्पीड ऑफ द लाइट इज मच मच फास्टर एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द साउंड। सो स्पीड ऑफ लाइट, सो द साउंड रीचेस, क्या होगा, आफ्टर द सीन ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग के बाद हमारे पास, समझ गए बेटा, क्लियर हो गई बात? सॉर्ट आउट द मैकेनिकल कौन होती है, जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विदाउट मीडियम, इनको सॉर्ट आउट करना है, अलग अलग लिखना है। अब ये जो वाटर वेव है ये क्या होनी चाहिए बताओ, मीडियम है या नहीं? मीडियम है, वाटर वेव से तो मीडियम चाहिए ना, क्योंकि पानी के बगैर तो वेव्स बनेंगी नहीं, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, मैकेनिकल में। दूसरा क्या, एक्सरे, आप जानते हैं एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वेव प्रोड्यूस, अब ये स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग ना हो तो वेव प्रोड्यूस हो सके नहीं, तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल सकते। अगला ये अभी देखते हैं, ठीक है बेटा, यहां तक 2 होगा। अब इसके बाद अगला देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन रिलेटेड टू, डिराइव करनी है हमने, यानी कि जो एक्सप्रेशन थी वेलोसिटी की v = f लैम्डा, इसको क्या करना है, डिराइव कर। अब मैं बता रहा हूँ इसकी डेरिवेशन कैसे होगी, इसको याद करके आइएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पेपर में ये पूछ सकते हैं कि v = f लैम्डा की एक्सप्रेशन क्या करें, प्रूव करें। तो बताइए प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक एक वेव बना लीजिए, ये वेव चली और ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ वेव का। बताइए एक वेव का साइकिल में जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इस डिस्टेंस को मैं किस चीज से रिप्रेजेंट करता हूँ, एस से। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, एस। लेकिन बताओ एक वेव का डिस्टेंस एस के अलावा लैम्डा के बराबर भी तो होता है, नहीं समझे? यानी कि इस केस में फॉर वन वेव, अगर एक वेव यहां से चली है, पॉइंट ए से चल के कहां पहुंची, तो बताओ इसने ए से बी तक लेंथ ऑफ वेव आ गई ना, तो जो डिस्टेंस एस होगा वो क्या, लेंथ ऑफ वेव, यानी कि लैम्डा के बराबर हो। अच्छा, पॉइंट ए से बी तक पहुंचने में कोई ना कोई टाइम टी भी तो लगेगा ना, जो टाइम टी यहां पे लग रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल, टाइम पीरियड कहलाता है, नहीं समझे? हाँ बेटे, देखिए एक वेव है, वो एक वेव चल के यहां से यहां बी तक पहुंच गई, एक वेव बनी है सपोज, तो जो एक वेव ने ट्रेवल किया उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक वेव ने जो ट्रेवल किया उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस एस कवर किया, तो उसको मैं वेवलेंथ कह सकता हूं लैम्डा, समझ में आती बात? जबकि दूसरे केस में जो टाइम लगाया आपको, जो स्मॉल टी से, वो कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल, और डिस्टेंस फॉर वन साइकिल क्या होता है, लैम्डा। मेरे बच्चे क्या कहा बताइए, पूरी वेव एस के इक्वल टू है, हाँ ये पूरी कंप्लीट वेव है, इसका डिस्टेंस किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर इसका डिस्टेंस हो गया, यानी कि जहां पे एस आ रहा होगा वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा। अब दूसरी चीज क्या है, इसका टाइम है। बताइए ए से बी तक पहुंचने में अगर ये टाइम टी ले रहा है, तो एक वेव का टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहां पर कि डिस्टेंस ऑफ वेव, डिस्टेंस ऑफ वन वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, और टाइम फॉर वन
वेव, एक वेव का टाइम क्या कहलाएगा, स्मॉल टी, इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, कैपिटल टाइम पीरियड कहलाएगा। समझ रहे हैं? जबकि आपको पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, 1/t f के बराबर 1/ft के बराबर। समझ रहे हैं? तो ये दो चीजें तो मुझे समझ में आ गई। अब सिंपल सी चीज बताइए, जब ये ट्रेवल करेगी तो कोई ना कोई इसकी स्पीड होगी, तो वेलोसिटी की डेरिवेशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, वेलोसिटी क्या कहलाती थी, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं? तो बताइए डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो कितना है, लैम्डा। तो मैं इस s की जगह क्या लिख सकता हूँ, और इस कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल टी, यानी कि टाइम पीरियड। यानी कि मेरे पास रिजल्ट आ गया v इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर टी। अब ये मुझे बताइए कि v को ऐसे ही रखें, ये 1/t है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/t मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, लिख सकता हूँ ऐसे। हाँ बेटे, मैंने 1/t को अलग कर दिया लैम्डा पर। बताइए ये जो 1/t आ रहा है आपके पास, ये क्या f के बराबर नहीं होगा, तो मैं इस 1/t की जगह क्या लिख सकता हूँ, f। तो बताइए एक्सप्रेशन आ जाएगी v इज इक्वल्स टू f। ये वो डिजायर्ड इक्वेशन आ गई जो कि रिलेशन आपको शो करती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड। समझ गए? समझे? तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, आसान है ना, ये कर सकेंगे, है बेटे? जज़ाकल्लाह, अल्लाह बड़ा। अच्छा जी, अगला देखें। अगला जो है वो ये है, लो भाई फिर से डिराइव द रिलेशन फॉर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। तो ये तो अभी हमने देखा है, वैसे ही बिल्कुल सेम होगा। जरा सोचेंगे, याद करेंगे कि क्या लिखा था, बताइए। पहले हमने एक वेव बनाई, ये आपके पास वेव बन गई। वेव का डिस्टेंस जो s था उसको हमने रिप्रेजेंट किया था लैम्डा से, और इसके टाइम को रिप्रेजेंट किया था टाइम। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने फॉर्मूला लिखा था किस चीज का, s अपॉन t। तो v इज इक्वल टू s किसके बराबर है, और t क्या है, कैपिटल T। अब इसको हमने 1/t करके अलग किया था, और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, तो ये 1/f हो जाएगा, तो f लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स है, 4 मार्क्स ऐसे ही होते हैं नंबर भाई। हाँ कहिए बेटे। सर बस ये वैल्यूज वगैरह लिखनी है ना, मतलब ऐसे ही वेरिएबल को। हाँ सिर्फ वैल्यूज लिखे, लेकिन जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो लिख देते हैं तो वो और एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ तक भी करते हैं तो भी सही है, मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो एक्सप्लेन भी हो रहा है साथ साथ। तो ये पोर्शन किसका था, साउंड वेव्स का था। ड्राइव के साथ एक्सप्लेन आता है कोई क्वेश्चन? हाँ बेटा, मतलब ड्राइव के साथ ही वो कोई एक्सप्लेन भी करो? नहीं, उन्होंने ड्राइव करने के लिए आता है तो सिर्फ डेरिवेशन ही मांगते हैं, लेकिन जब डेरिवेशन की जाती है तो एक्सप्लेनेशन दी जाती है। लाइक अगर मैं s को लैम्डा लिख रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। ऐसे लिख सकते हैं, अगर चाहे नहीं लिख पा रहे तो फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं, इन द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए बी सी डी। अब बताओ सबसे पहले ए पार्ट कौन सा पार्ट है, एम्पलीट्यूड नहीं मेरा बच्चा, ना वो ये पॉइंट क्या है, क्रस्ट, ट्रफ नीचे वाला, तो ये क्या होगा, क्रस्ट। ट्रफ कौन सा होगा, तो ये डी की जगह में क्या लिखूंगा, ट्रफ। अच्छा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, हाँ ग्रेट, जबरदस्त, ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। अच्छा, पॉइंट एक क्रस्ट से दूसरे, ये वेव, यानी कि वेव लेंथ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चारों चीजें आपने सिर्फ और सिर्फ लिख देनी है, तो आपके मार्क्स जो होंगे वो जो इतने भी दिए हैं वो आपके सही। उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी नहीं कह रहा, आइडेंटिफाई कर रहा है। मेरे ख्याल में 4 नंबर, एक एक नंबर का एक एक आएगा। अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नहीं ये नहीं हुआ, हाँ ये भी हो गया, और ये भी हो गया। ठीक है,
ये सारे हमने कर लिया। अब हम कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि किस चीज से रिलेटेड है? ज्योमेट्रिकल। पहले इनको कर लेंगे, फिर जो एमसीक्यू सीआरक्यूज वाले नॉर्मल पेपर के दिए हुए उनको भी सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, ये कह रहे हैं कंप्लीट द रे डायग्राम बनानी। तो बताइए रे डायग्राम के लिए लेंस कौन सा है? कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग। दरमियान में से चौड़ा है, कॉर्नर से पतला है, तो कॉन्वेक्स लेंस हुआ ना। तो ये कौन सा लेंस हुआ? कॉन्वेक्स। और कन्वर्जिंग है। अब बताइए कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ये पहली लाइट तो यहाँ तक आ गई रे, दूसरी रे व्हेन इट इज पैरेलल इट पासेस थ्रू द फोकस, तो मैं इसको कहाँ से पास करूंगा? एफ से पास करूंगा। ये एफ से पास, ये आपने ड्रॉ करनी है। अगर ये एफ पर होती तो ये पैरेलल हो जाती, तब भी ये देखिए अगर एफ पे होती तब भी ये स्ट्रेट आती और यहीं से पास होती। दूसरी रे जो होगी ना, ये वाला जो कि यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, 2F से होती, उसमें से अगर 2F पे होती तब भी ये एक स्ट्रेट आती, फिर एक यहाँ से गुजरती। अब यहाँ पे देखिए दूसरी बीम को कहाँ बनाऊंगा? यहाँ से कहाँ से पास करूंगा? ऑप्टिकल। बताइए जब मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया इसे, तो ये बीम्स क्या एक दूसरे से टकरा रही हैं? तो ये तो बैक पे प्रोसीड करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो पहले तो हम ये चीज ड्रॉ कर देंगे। ये देखो 4 नंबर इसी के ड्रॉ करने के। अब मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ पे स्केल रखूंगा और बैक के ऊपर क्या करूंगा? प्रोसीड। यार ये अगर मैं इसको ऐसे मिला, यहाँ था, देखिए भाई स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट है, ठीक है ना? ये मैंने पहली लाइन कर दी, और दूसरी लाइन भी हमने ये यहाँ से लेके आए, यहाँ पे मिल गई, ये इस पोजीशन पे मिल गई। जब इस पे देखें बिल्कुल एक्यूरेटली मिल रहा है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इसकी इमेज ड्रॉ करूंगा। ए यहाँ से ऊपर से ले आए ना, नहीं, हेड नहीं आ सकेगा, ये ड्रॉ। चलो खैर जो भी है, लेकिन ये वाली बात आ गई हमें समझ में कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फोकल लेंथ के अंदर, विद इन द फोकल लेंथ, तो इमेज वर्चुअल। देखो जैसा ऑब्जेक्ट है सीधा, इमेज भी सीधी है, तो इमेज की नेचर क्या हुई? वर्चुअल। बन कहाँ रही है? बियॉन्ड 2F से पहले बन रही है 2F। और कहाँ बन रही है? इसके अलावा सेम साइड पे बन रही है, अदर साइड नहीं है। कहाँ बन रही है? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही। और मैग्निफाइड है, साइज ऑफ द इमेज इज मोर देन ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगी? ये मैग्निफाइड है। ये क्या ये इमेज है, इमेज यहाँ बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसकी इमेज सेम साइड के बाद, क्योंकि रेस को बैक करेंगे तभी तो कन्वर्ज होगी एक पॉइंट पे। आगे तो नहीं बन सकती ना, इसको अगर तुम एक्सटेंड करो तो क्या ये मिल सकेंगे कभी? तो मुझे इसे पीछे प्रोसीड करना पड़ेगा। नहीं, जब तुमने पीछे प्रोसीड किया तो वर्चुअली प्रोसीड किया है ना। अगर यहाँ पे ये कनेक्टेड होते, आपस में मिल रहे होते, तब आप अब इसको पीछे प्रोसीड किया तो आपके पास जिस पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, इस पॉइंट के ऊपर हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ वर्चुअल इमेज, सीधी नजर आ रही होगी जैसा ऑब्जेक्ट होगा। अगर यहाँ कनेक्ट कर रही होती तो फिर रियल होती, और फिर यूं इमेज बनती है ऐसे करके, इसका उल्टी। अच्छा हाँ बिल्कुल। अब आप जरा देखें, कन्वर्जिंग मिरर है, फोकस से पहले रियल बनेगी और फोकस के बाद वर्चुअल। देखिए कंप्लीट द अबव रे डायग्राम। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक अब यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ये क्या चीज है? फोकल लेंथ, यानी कि एफ। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव? कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग की क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। सही क्या होगी? हाँ बेटा समझ में आ रहा है? तो पी और एफ पता लग गया। आपको क्या बताना है? पोजीशन, यानी कि क्यू बताना है। तो बताइए पी जो है वो पहले लिखा ही ऐसे ही जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये इसके नंबर काट लेते हैं अगर ये ना लिखें डाटा। और एफ इज इक्वल टू क्या है? अगर ये डाटा है, मैं लिख रहा हूँ ना फिर से, डाटा लिखने के मार्क्स होते हैं, और ये जबरदस्ती करके काट भी लेते हैं ये लोग अगर ना लिखे बंदा। पूरी कैलकुलेशन सही की है, सब कुछ ठीक है, डाटा नहीं पता, नंबर काट लो। और ये क्यों होता है? क्वेश्चन है 4 नंबर का, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करूं, तो बाद में ये कहानियां डाल रहे होते हैं
अब मैंने उससे जब हमारी हो रही थी चेकिंग, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप अगर ऐसा कर रहे हो तो बच्चे ने वैल्यू सही पुट करके रिजल्ट निकाल दिया, उसको आता है, डाटा का लिखना ना लिखना तो इंपॉर्टेंस तो नहीं रखता। नहीं जी जरूरी है। बस ठीक है भाई। अच्छा खैर, पी और एफ आ गया। आपने क्या चीज कैलकुलेट करना है, क्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी एफ ओवर पी प्लस पी एफ ओवर पी माइनस एफ, पी एफ ओवर पी माइनस एफ। तो अब बताओ पी एफ किसके बराबर है, बताओ। पी किसके बराबर है 20, मल्टीप्लाई बाय एफ किसके बराबर है 50, 300 ओवर पी माइनस एफ यानी कि 20 माइनस 50। तैमूर क्लास लोगे यार, ऊपर लोगे फिर, ये लैपटॉप लेते चलिए, वो वाला ले लो ब्लैक वाला, जाके लगा के कर करा के पा जाए। अच्छा मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा क्या रहा है 300 ओवर 5, 300 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 60 सेंटीमीटर आएगा आंसर। अभी बताइए 60 पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, क्यू तुम्हारे पास एक पॉजिटिव डिस्टेंस आ रहा है। तो बताइए अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, आपको फाइंड द पोजीशन बतानी थी, तो पोजीशन आ गई, अदर साइड ऑफ लेंस बन रहा होगा, दूसरी तरफ कहां बन रहा होगा, 200 हुआ और 100 300 हुआ ना। ओ भाई 200 है, इधर इधर 20 है, ये 20 टन का कितना होता है 200 और 200 का आधा करो 100, तो 20 को और 100 को ऐड करो तो 150 और 300, 300 आएगा ना। 300 को 5 से डिवाइड करोगे तो 60, सर 15 को 10 से करें 150 वही आ गया ना। तो अब ये मुझे एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि यहां तक आ गया। अब ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन सब हर कोई कर लेता। आखिर मार्क्स जो यहाँ से कटते हैं ना, वो इसके ऊपर कटते हैं कि आप क्या लिखेंगे, अदर साइड ऑफ लेंस बन रही होगी इमेज, पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है, उसकी नेचर, तो तुम क्या कहोगे, पॉजिटिव है नहीं, तो नेचर क्या हुई, रियल। रियल के साथ साथ क्या लिखूंगा, इनवर्ट। दो चीजें हो गई। मैग्नीफाइड होगी, देखिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, इमेज कितने में बन रही है, कौन सा बड़ा है सर वो इमेज, तो मैग्नीफाइड होगी। जी सर अगर ये 20 का 10 आ रहा होता तो तो फिर वो नॉन मैग्नीफाइड होती। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एंड मैग्नीफाइड। नहीं समझ में आई बात। सर अदर साइड कैसे पता करेंगे, अदर साइड ऐसे पता लगी कि लेंस से रेस टकराई, टकराने के बाद रियल इमेज बन रही है, तो दूसरी तरफ जाके मिली होंगी तभी तो रियल बनी होगी। सेम साइड वर्चुअल होती है, ये वाले केस में देखो सेम साइड बन रही है बेटा, यहां तो नहीं मिल रही है, सेम साइड है ना, ये तो अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ए और बी पार्ट। इसमें ऑब्जेक्ट अलग जगह पे रखा है, अलग अलग इमेजेस बन रही है, ठीक है। अगला देखिए, समझ में आ रही है बात बेटा, देखिए अगला देखिए बेटा। अब ये कंप्लीट द रे डायग्राम। बताइए पहली बीम पैरेलल है, तो ये टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, एफ से। ए ये गुजारती पहली एफ से, दूसरी कहां से जा रही है, तो इसी को मैं प्रोसीड करूंगा ऑप्टिकल सेंटर वाली, ये प्रोसीड किया, ये एक हाँ मनहूस मक्खी आई है जो कि तंग करेगी। अच्छा अब जो तीसरी होगी ना, वो तीसरी भी इसी पॉइंट से गुजरनी चाहिए, कंफर्म है, क्योंकि रेज आफ्टर कन्वर्जेंस एक जगह एक पॉइंट मिलती है। अब बताइए तीसरी कहां से, यहां से हम स्टार्ट करेंगे और ये सीधी लेके जाएंगे, तो इमेज यहाँ पे इस पॉइंट पे रियली मीट कर रही है। जब रियली मीट कर रही है तो जो इमेज बनेगी वो इमेज कहां से बनेगी भाई, रियल ए बनेगी सर, यहां से यहां पे बन जाएगी। रियल बनेगी और सीधी नहीं बनेगी। हाँ, तो अब आप बताइए, अब आप ये बताइए कि देखें देखें ये हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, तो इस ये कम है ना हाइट इसकी, जी सर तो ये क्या होगी, स्मॉल इन साइज। और बताओ क्या होगी, रियल होगी या नहीं, रियल क्यों, इन्वर्टेड है, ग्रेट जबरदस्त, और अदर साइड पर भी है। हाँ बेटे, सर ये नीचे से जो क्या नाम है ये नीचे वाली जो रे है लास्ट
ये वाली ये सीधी Direct ये वाली। अंदर। हाँ सर ये सर ऊपर की तरफ गई। ये ऊपर क्यों नहीं चली गई? ये इस वजह से ऊपर नहीं गई कि अगर देखो मुझे इस पॉइंट को ये चीज कंफर्म है कि अगर कोई रे फोकस से गुजरे और यहाँ पे लेंस पे टकराए तो टकराने के बाद अपने प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है हमेशा। पैरेलल जाएगी तो फोकस से गुजरेगी और फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। अब अगर मैं इसको ऐसे ऊपर लेके जाता तो ये क्या हो जाती? गलत हो जाती। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन इट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सीधी जाएगी। सीधी जाएगी। पीछे की साइड सीधी आने वाली फोकस से और फोकस से आने वाली सीधी। सर, समझे? left और upright एक ही होता है। अपराइट और इरेक्ट एक ही है, सीधी। यहां तक बात समझ में आ गई जी अच्छी तरीके से? जी सर। तो यहाँ पे देखे इन्होंने ये सिर्फ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दी। एक आखिरी और देख लें उसके बाद फिर हम यहाँ से बरामद पाएंगे। ये देखो भाई कह रहा है कंप्लीट कर दो सिर्फ इसे। ये रिफ्रैक्टेड रे तुम लोगों ने अभी प्रैक्टिकल किया होगा आज। आगे की तो देखो जो इंसिडेंट बीम होती है वो इससे थोड़ा सा बेंड अंदर आने के बाद टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा ना। तो देखिए भाई मैं यहां से लेके आ रहा हूं तो मुझे इसको कहां टकराना चाहिए? ऐसे, ताकि ये इनर साइड के ऊपर क्या करे? बेंड करे। तुम्हें समझ में आ रही बात? और जब ये यहां से बाहर निकले तो ये दोबारा से क्या हो जाए? सीधा हो जाए। उसी पैरेलल हाँ इसके और इसके पैरेलल ये दोनों। ये बना दिया मैंने। अब अगर मुझे नॉर्मल बनाना है तो मैं नॉर्मल ए ऐसे ड्रॉ करूं। मेरा अब यार ये मुझे यहाँ से डायरेक्शन सही दिखाई नहीं दे रही है। ये आया ना? लैपटॉप पे देखिए। ये पता नहीं सेलेक्ट, हाँ भाई सेलेक्ट हो गया। ये देखें सही भाई। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो। ठीक है? ये बीम कौन सी होगी? इमर्जेंट। और इंसिडेंस कौन सी होगी? ऊपर वाली ये इंसिडेंट रे होगी। सर वो तो मीडियम के हिसाब से नहीं होती, टुवर्ड द नॉर्मल और अवे नॉर्मल। देखो ये मीडियम डेंसर है ना, अच्छा तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। तो ये आपने लिखना था। आसान है ना ये? जी सर। इसका मतलब क्या प्रैक्टिकल का पार्ट क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो बस इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेरा बच्चा